नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के उस दौर में उतरते हैं जिसने हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की नींव रखी, यानी वैदिक भारत। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के करीब 900 साल लंबे एक दौर की। इतिहासकारों ने इसे समझने के लिए दो हिस्सों में बांटा है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। लेकिन ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर भारतीय सभ्यता की असली गंगोत्री, उसका मूल स्रोत कहाँ है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें वैदिक काल की यात्रा पर निकलना ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों ने जिस युग की स्थापना की, वो भारतीय संस्कृति का एक ऐसा झरना है जहां से हमारी कई परंपराओं और विचारों की धाराएं आज तक बह रही हैं। तो इन दो कालों में आखिर फर्क क्या था? देखिए, एक तरफ था ऋग्वैदिक काल, जहां जीवन बहुत सरल था, लोग कबीलों में रहते थे, पशु पालते थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल आते आते सब कुछ बदल गया। लोग खेती करने लगे, बड़े बड़े राज्य बनने लगे और समाज कहीं ज्यादा जटिल हो गया। ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। चलिए अब पहले चरण पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। ऋग्वैदिक काल, जो अपनी सादगी और एक बहुत ही अलग सामाजिक बनावट के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए, उस शुरुआती दौर में समाज कैसा रहा होगा। परिवार, जिसे कुल कहते थे, समाज का केंद्र था। और सबसे दिलचस्प बात थी महिलाओं की स्थिति। उन्हें बहुत सम्मान मिलता था, शिक्षा का पूरा अधिकार था और वो सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं। अपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने तो वेदों के मंत्र तक रचे। यहां तक कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वो भी जन्म पर नहीं बल्कि आपके काम और आपकी काबिलियत पर आधारित थी। मतलब समाज काफी खुला हुआ था। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो लगभग पूरी तरह से पशुओं पर ही टिकी थी। गाय को धन माना जाता था, असली दौलत। खेतीबाड़ी का महत्व उतना नहीं था और जौ उनकी मुख्य फसल थी। व्यापार के लिए सिक्कों की जगह वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था और वे तांबे और सोने जैसी धातुओं से परिचित थे। गायों का महत्व कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप गविष्टि शब्द से लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है गायों की खोज, लेकिन असल में ये शब्द उन लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता था जो गायों को हासिल करने के लिए लड़ी जाती थीं। इससे साफ पता चलता है कि उस समय धन का असली मतलब क्या था। राजनीतिक व्यवस्था भी आज से बिल्कुल अलग थी। जो राजा होता था, जिसे राजन कहते थे, वो कोई असीमित शक्तियों वाला शासक नहीं था। उसे समिति यानी लोगों की आम सभा चुनती थी और उसका मुख्य काम अपने कबीले की रक्षा करना था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखती थीं। ये एक तरह से सामूहिक शासन प्रणाली थी। लेकिन ये जो सरल समाज था, यह हमेशा ऐसा नहीं रहा। फिर एक खोज हुई, एक ऐसी खोज जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और समाज के हर पहलू को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थी लोहे की खोज, जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। ये तारीख याद रखने वाली है, लगभग 1000 ईसा पूर्व। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक नई तकनीक आई जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो तकनीक थी लोहा, जिसे तब श्यामअयस्क भी कहा जाता था। ये तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। लोहे की वजह से ऐसे औजार और हल बनाना मुमकिन हुआ जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। लोहे के मजबूत औजारों से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ किया जा सका। इससे बड़े पैमाने पर खेती संभव हुई, और जब खेती बढ़ी तो अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा। और जब आपके पास खाने पीने की कमी ना हो तो फिर एक जगह से दूसरी जगह भटकने की क्या जरूरत, लोग स्थायी रूप से बसने लगे। इस लौह क्रांति ने हमें सीधे उत्तर वैदिक काल में पहुंचा दिया। एक ऐसा दौर जो ऋग्वैदिक काल की सादगी के बिल्कुल उलट अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ा बदलाव आया वर्ण व्यवस्था में। जो व्यवस्था पहले काम पर आधारित थी और जिसमें बदलाव संभव था, वो अब जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई। समाज साफ तौर पर 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये बदलाव सिर्फ वर्ण व्यवस्था तक ही नहीं रुका। जैसे जैसे समाज स्थायी होता गया, महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। उन्हें सभाओं से बाहर कर दिया गया।
वंश को ज्यादा महत्व देने के लिए गोत्र प्रणाली की शुरुआत हुई। और अब असली दौलत गाय नहीं बल्कि जमीन बन गई, क्योंकि अब सब कुछ खेती पर ही निर्भर था। और राजनीति, अरे वहां तो जमीन आसमान का फर्क आ गया था। राजा अब चुना नहीं जाता था, उसका पद वंशानुगत हो गया और उसकी ताकत बेहिसाब बढ़ गई। छोटे छोटे कबीले यानी जन अब मिलकर बड़े बड़े राज्य जनपद बन गए। और वो सभा और समिति जो कभी राजा पर अंकुश रखती थी, उनकी आवाज अब पूरी तरह दब चुकी थी। राजा की इस बढ़ती ताकत को और मजबूत करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। अब अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े बड़े और खर्चीले यज्ञ होने लगे। इन सब का मकसद सिर्फ एक था, यह साबित करना कि राजा ही सबसे शक्तिशाली है, वही सर्वोच्च है। अच्छा, इन तमाम सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के बीच ज्ञान देने और लेने का तरीका भी बहुत खास था। यह होता था गुरुकुल प्रणाली के जरिए। चलिए इसे भी थोड़ा समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, गुरुकुल में शिक्षा कैसी होती होगी। छात्र सिर्फ पढ़ने नहीं जाते थे, बल्कि गुरु के साथ उनके परिवार का एक हिस्सा बनकर रहते थे। सारा ज्ञान मौखिक रूप से सुनकर और याद करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि अनुशासन और जीवन जीने की कला सीखने का एक पूरा तरीका था। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है, एक सरल पशु चराने वाले समाज से एक जटिल खेती पर आधारित राज्य तक। चलिए इस पूरे बदलाव को एक तुलनात्मक नजर से देखते हैं। तो अगर हम एक नजर में देखें तो क्या बदला? सब कुछ। समाज जो कर्म आधारित था वो जन्माधारित हो गया। अर्थव्यवस्था जो पशुधन पर चलती थी वो भूमिधन पर आ गई। राजनीति कबीले से निकलकर राज्य तक पहुंच गई और धर्म सरल प्रकृति पूजा से जटिल कर्मकांडों में बदल गया। ये हर स्तर पर एक संपूर्ण परिवर्तन था। तो ऋग्वैदिक काल की सादगी से लेकर उत्तर वैदिक काल की जटिलता तक का ये सफर, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। इसने भारतीय सभ्यता की वो रूपरेखा तैयार की जिसकी छाप आज भी हमारे समाज, हमारे दर्शन और हमारी संस्कृति में जिंदा है। और यही बात हमें इस अंतिम विचार पर लाकर छोड़ जाती है, हजारों साल गुजर जाने के बाद भी वैदिक काल की ये गूंज आज भी भारतीय संस्कृति में इतनी साफ साफ क्यों सुनाई देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।